अच्छा जी, सेल्फ के ऊपर मैंने कोटेशन सर्च करी तो मुझे मिला कि whoever knows himself knows his Lord, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने अल्लाह को पहचान लिया। या नॉलेज ऑफ वन सेल्फ इज द मोस्ट बेनिफिशियल नॉलेज ऑफ ऑल। अपने आप को जानना, सेल्फ अवेयरनेस की बेसिकली हम बात करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे मज़हब में भी। और होता ये है कि हम बड़े हो जाते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर फोकस नहीं करते। फोकस इस सेंस में कि हम अपने आप को जानने की, समझने की, सेल्फ अवेयर होने की कोशिश नहीं करते। तो अक्सर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी लाइफ में इंटरनल और पर्सनल, यानी कि इंटरपर्सनल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, जिनको हम कभी एक्नॉलेज ही नहीं करते। तो योंग ही कहता है कि जितना ज़्यादा हम सेल्फ अवेयर होते चले जाते हैं, उतने ही हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व होते चले जाते हैं, हमारी जो एंजाइटीज़ हैं वो कम होती चली जाती हैं। तो अपने बारे में जानना जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो बेसिकली आज जो मैं बात करूंगी वो सेल्फ को जो मैं एक्सप्लेन करूंगी वो योंग का जो पर्सपेक्टिव है उससे करूंगी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आज की सेशन के वो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेल्फ है, कि हम सेल्फ क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है इसके ऊपर बात करेंगे, और इंडिविजुएशन एंड द सेल्फ का क्या कोरिलेशन है इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सेल्फ के ऊपर बात की है वो योंग ने बात की, जो कि साइको एनालिस्ट था। ठीक है, और उसकी जो थ्योरी है उसको हम एनालिटिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। Jung viewed the self as both the center and totality of personality. योंग के ख्याल में जो सेल्फ है वो पर्सनालिटी का बिल्कुल सेंटर है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉन्शियस पार्ट है वो हमारा सेल्फ है। The energy that provides organization and integration of personality, ये जो सेल्फ है ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारी पर्सनैलिटी को इंटीग्रेट करती है, ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, ये हमारी जो भी पर्सनैलिटी, हम कहते हैं ना कि हमारी पर्सनैलिटी के 3 कंपोनेंट्स है, इमोशनल, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। तो हम कहते हैं कि हमारे इमोशंस और कॉग्निशंस जो है वो कोलैबोरेशन में काम करें, इंटीग्रेटेड हो तो हमारी पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो आपका सेल्फ है वो सेंटर ऑफ पर्सनैलिटी है। जो इंटीग्रेटेड व्यू है आपकी पर्सनैलिटी का, वो आपका जो भी हमें इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ पर्सनैलिटी है वो सेल्फ है हमारा। ठीक है, सेल्फ कैन बी सिमिलर, क्योंकि सेल्फ एज अ कॉन्स्ट्रक्ट, तो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सेल्फ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई इसकी एक डेफिनेशन मिल जाए। तो हमने जैसे जैसे हमें इसकी एक्सप्लेनेशन मिली तो हमने उनको कोलेट करके एक जगह पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ठीक है, the self can be seen as similar to the concept of identity formation. जो self की formation है वो बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह हमारी आइडेंटिटी डेवलप होती है जब हम एडोलेसेंस में होते हैं। तो हमारी बहुत सारी सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट्स हो रही होती है। तो इसी तरह से जो सेल्फ है उसकी भी डेवलपमेंट हो रही होती है। योंग ये कहता है द डेवलपमेंट इन नॉलेज ऑफ द सेल्फ आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अपने आप को जानना ही, सेल्फ अवेयरनेस ही जो है वो मेन गोल है ह्यूमंस का। सेल्फ अवेयरनेस इतनी इम्पोर्टेंट है। हम कुछ भी बन जाए, डॉक्टर्स बन जाए, इंजीनियर्स बन जाए, लेकिन सेल्फ अवेयर, अगर हम सेल्फ अवेयर नहीं है तो मतलब हमें यही नहीं पता कि हम कौन है, हम हमारी प्रेफरेंसेस क्या है, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, हमारा मीनिंग इन लाइफ क्या है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को जानना। Knowledge of self requires being in touch with both conscious and unconscious thought. तो होता ये है कि जितना जितना हमारा जो अनकॉन्शियस है वो कॉन्शियस होता चला जाता है, उतना ही हम सेल्फ अवेयर होते चले जाते हैं। उसके अंदर हमारा जो रिलीजियस है, हमारा जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं अंडरस्टैंड करने में सेल्फ। ठीक है, क्योंकि देखो ना, हम कोई वैक्यूम में तो नहीं रहते, तो हमारे पर बहुत सारी फोर्सेस जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं।
सोशल डायनेमिक्स भी हैं, रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प कर रही होती हैं सेल्फ को अंडरस्टैंड करने में। To develop one's personality, therapist help client move unconscious thoughts and feelings to unconscious. Actually, जो जो ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, ये साइको एनालिसिस जो पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, वहां से आया है, जो कि कहता है कि हमारा जो भी आपकी जो बिहेवियर है उसको हमारा अनकॉन्शियस कंट्रोल करता है। तो साइको एनालिसिस वाले कहते हैं कि जो अल्टीमेट एम ऑफ थेरेपी है वो मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस। तो जैसे जैसे हमारा जो अनकॉन्शियस है वो कॉन्शियस होना शुरू होता रहता है, उतना ही हम सेल्फ अवेयर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग की बेसिक नेचर है क्या? योंग ये कहता है कि हमारे अंदर जो बेसिक नेचर है, हमारे अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं। इंस्टिंक्ट्स वो फोर्सेस, वो ड्राइव्स होती हैं जो कि प्रेजेंट एट बर्थ होती है, जो कि इननेटली प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम एक्वायर नहीं कर रहे होते। तो ह्यूमंस आर मोटिवेटेड बाय इननेट फिजियोलॉजिकल अर्जेस। हमारी कुछ फिजियोलॉजिकल अर्जेस होती हैं, जैसे हमें भूख लगती है, हंगर है, थर्स्ट है, सेक्स है। तो ये हमारी इननेट फिजियोलॉजिकल अर्जेस है। इसी तरह से रेगुलर एंड रिकरिंग मोड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब ये जो इंस्टिंक्ट हैं, ये इसकी वजह से ही ये हमारा मोड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है। इसी की वजह से हमारा जो भी बिहेवियर होता है, जो भी ह्यूमंस बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो इन इंस्टिंक्ट्स की वजह से कर रहे होते हैं। अब ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं, इसके अंदर हमारी न्यूट्रिशन भी आ सकती है, हमारी सेक्सुअलिटी भी आ सकती है, हमारी नीड फॉर पावर भी आ सकती है। ठीक है, हमारी नीड फॉर एक्टिविटी यानी कि लव ऑफ चेंज, अर्ज टू ट्रेवल, प्ले। तो ये जो हमारी नीड फॉर एक्टिविटी है, ये सारी चीजें बिकमिंग होल वंस टू सेल्फ, यानी कि अपनी जो भी अपनी रियल सेल्फ है उसको पहचानना कि हम एक्चुअली हम क्या हैं, और हमारे अंदर क्या क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव स्किल्स हैं उनको जानना। ये सारी चीजें हमारी इंस्टिंक्ट में आ जाती है, और ये हमारी बेसिक नेचर है। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, हम क्या क्या एक्टिविटीज हैं जिनको हम पसंद करते हैं, हमारे क्या इंटरेस्ट है, हमारे क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं, क्या चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती। ये सब जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें हेल्प कर रही होती हैं इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस में कोप करने के लिए। Human beings have inborn moral nature and an innate religious need. तो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर इनबॉर्न मोरल नेचर है, मतलब हमारी जो जो रिलीजियोसिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, मोरालिटी है, ये हमारी इनबॉर्न इननेट हमारे अंदर पाई जाती है। जो आइडिया ऑफ गॉड है वो इननेट है, नेचुरल है, जो कि हर हर जो है डिसिप्लिन के अंदर मौजूद है। उसके बाद इंस्टिंक्ट्स के बाद जो सेकंड कंपोनेंट है बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन नीड्स का, वो दैट इज साइकिक एनर्जी। के हमारा जो भी मोटिवेशंस है, हमारे जो भी बिहेवियर है, आप कुछ कोई ना कोई एक एनर्जी है जो कि उसको पावर्ड करती है, जिसको हम लिबिडो कहते हैं। इनिशियली कहा जाता था कि जो लिबिडो है ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है सेक्सुअल अराउजल से, लेकिन लेटर ऑन जो है मॉडिफाई किया गया इस थ्योरी को, और ये जो लिबिडो है, ये जो एनर्जी है फॉर ऑल पर्पस ऑफ एक्टिविटीज जो है, ये हमारे अंदर एक साइकेट्रिक एनर्जी है। जैसे हमारी फिजिकल एनर्जी होती है, इस तरह हमारी एक साइकोलॉजिकल एनर्जी भी होती है, जिसको हम, या मेंटल एनर्जी होती है, जिसको हम लिबिडो कहते हैं। It is mental activities powered by psychic energy called libido, and unobservable construct, जो कि हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम कोई भी बिहेवियर्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, हमारी मोटिवेशंस हैं, हमारी ड्राइव इमोशंस हैं, तो इसके अंदर हमारी जो एनर्जी यूटिलाइज होती है और जो उसको पावर्ड करती है वो है लिबिडो। उसके अलावा जो बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग में जो थर्ड कंपोनेंट है वो दैट इज कॉम्प्लेक्सेस। योंग का ये ख्याल है कि कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ इमोशनली चार्ज वर्ड और आइडियाज। कुछ हमारे जो है हमारे अंदर इमोशनली चार्ज आइडियाज हैं, रिप्रेजेंटेड अनकॉन्शियस मेमोरीज, हमारी कुछ अनकॉन्शियस मेमोरीज हैं जो कि हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इमोशनली चार्ज वर्ड्स हैं जो कि हमारे अंदर अगर उनको कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया तो वो कभी एक्नॉलेज नहीं हुए, कुछ ऐसे इमोशनल आइडियाज थे, इमोशनली चार्ज वर्ड्स थे जो कि हमारी मेमोरी में स्टक हो गए।
जिनको कभी हमने एक्नॉलेज नहीं किया, ठीक है, तो वो हमारी लाइफ को जो है वो इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस अगर अनलेस अनटिल हम इनको एक्नॉलेज ना करें, इनको रिजॉल्व ना करें, और फिर जाके ये हील होते हैं और फिर हम इनको लेट गो कर पाते हैं, अदरवाइज ये हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हम, क्योंकि बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने एनर्जी की बात की, हमने कॉम्प्लेक्सेस की बात की, हमने इंस्टिंक्ट्स की बात की, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट्स। तो योंग का ये ख्याल है कि हम जो पूरी दुनिया है, लाइफ कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ इनएक्सॉरेबल अपोजिट्स, के पूरी दुनिया में हमें हर चीज जो है वो अपोजिट्स की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। और इसी तरह से हमारी पर्सनैलिटी के अंदर भी जो है वो एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है, जैसे लव हेट है, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन है, ठीक है। तो होता ये है कि ये कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज हैं, इमोशंस हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है, एग्जिस्ट विद इन अ साइकी, जो कि हमारी साइकी के अंदर मौजूद है, जो कि एक टेंशन प्रोड्यूस करती है। और इस टेंशन से ये जो लिबिडो है, साइकिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। होता क्या है कि ये जो हमारी साइकी है, जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, मेंटल एक्टिविटी है, इज अ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम। ये खुद ही रेगुलेट हो रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे लिबिडो फ्लोज फ्रॉम मोर इंटेंस टू द लेस इंटेंस कंपोनेंट। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस बड़े होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो ऐसा होता है कि इनिशियली हमने देखा होगा कि जब लोग होते हैं बचपन में या अपने एडोलेसेंस में या यंग एडल्टहुड में, उनके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है। फिर ऐसा ऐसा विद एज उनका एग्रेशन जो है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। या हम देखते हैं कि शुरू में कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन विद एज उनका एक्सट्रोवर्जन जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो थ्योरी ये है कि जो है एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम जो है लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं, फिजिक्स का शायद ये लॉ है, ठीक है, कि वो जैसे असल में साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, फिलोसफी के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, तो बहुत सारे जो इनके लॉज हैं जो कि साइकोलॉजी जो है वो अप्लाई करती है, जो उसने वहां से बोरो किए हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना एनर्जी का, के एनर्जी कंजर्वेशन का, के एनर्जी जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो होता ये है कि जैसे जैसे, क्योंकि हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, जितना जैसे जैसे हम सेल्फ अवेयर होते चले जाते हैं, तो इस तरह से वो चीज अल्टीमेटली हमें बैलेंस में ही आना होता है। यानी कि इनिशियली हमेशा अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से हमारे पास है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम एक बैलेंस के अंदर, बैलेंस स्टेट के अंदर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो इंट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं परफॉर्म कर सकता है, जो एक्सट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। कंपनसेशन का व्यू ये है कि द टेंडेंसी ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी टू बैलेंस और एडजस्ट टू अनदर कंपोनेंट। कंपनसेशन भी ये कहती है कि हमारी पर्सनालिटी के ये टेंडेंसी है कि हम, कोई अगर एक कंपोनेंट होगा तो उसको हम, हमारी टेंडेंसी है, हमारी इननेट टेंडेंसी है कि हम चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। मतलब इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो एडजस्ट कर सकता है। मतलब अगर हम कहते हैं ना कि आप एडजस्ट करें, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, हमारी टेंडेंसी है, इंसान की ये टेंडेंसी है कि वो एडजस्ट करता है। तो हम एडजस्ट करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और अल्टीमेटली हम बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि अगर कोई बहुत ज्यादा शाय है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा शाय रहे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। या कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। या कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, या ऐसा भी जैसे लव या हेट का कॉन्सेप्ट तो है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इंसान नफरत ही करता रहे। या गुड एंड इविल का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो है वो बस अच्छा ही अच्छा है और दूसरा इंसान बुरा ही बुरा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान जो है वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता और कोई भी इंसान बहुत बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई का पहलू भी है और हर इंसान में बुराई का भी पहलू है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सेल्फ को अंडरस्टैंड करने में।
द प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट इम्प्लाई दैट नो पर्सनैलिटी इज एवर ट्रूली वन साइडेड। एग्जैक्टली जैसे कि मैंने भी कहा कि कोई भी ट्रेट हमारा पर्सनैलिटी का वो वन साइडेड नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ एक तरफ नहीं होगा, बल्कि वो हमारी टेंडेंसी है कि हम एडजस्ट करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, जो हम बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, उसके अंदर कॉन्सेप्ट है अनकॉन्शियस का। तो योंग ये कहता है कि द अनकॉन्शियस इज रिलेटिवली ऑटोनोमस ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। जो अनकॉन्शियस है वो ऑटोनोमस चलते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। It has a collection of creativity, source of guidance that can suggest solutions when the conscious might become hopelessly bogged down. फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट था वो ये कहता था कि जो हमारा अनकॉन्शियस है उसके अंदर हमारी पास्ट की मेमोरीज है और हमारे बैड ट्रोमेटिक इवेंट्स है, जबकि जो योंग है वो ये कहता है कि इसमें खाली हमारी ऑल्दो हमारी मेमोरीज, डिजायर्स, विशेस हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ये और भी बहुत सारी कलेक्टिव चीजें हैं जो कि हमारी प्री डिस्पोजिशंस है। इसके अंदर हमारी इनहेरिटेंस, जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी बहुत सारी चीजें जो है हम 7 जनरेशन तक जो है वो ले रहे होते हैं अपने एंसेस्टर से। तो वो सारी चीजें, योंग का ये ख्याल है कि वो हमारे अनकॉन्शियस का पार्ट है, कि वो कलेक्टिव, जिसको उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का नाम दिया, इसके अंदर हमारी प्रीडिस्पोजिशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, आपके पोटेंशियल्स हैं जो कि आपने इनहेरिट किए हैं अपने एंसेस्टर से। ओनली अ स्मॉलर पार्ट रिजल्ट फ्रॉम रिप्रेशन। सिर्फ थोड़ा सा जो पार्ट है आपका अनकॉन्शियस का जो कि आपके रिप्रेशन की वजह से जो है वो होता है। अदर पर्सनल एक्सपीरियंसेस यूनिक टू इंडिविजुअल, अदरवाइज बाकी हर इंडिविजुअल के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो यूनिक हैं और वो डिफरेंट हैं। अच्छा, जो योंग की थ्योरी है पर्सनालिटी की, वो योंग परसीव पर्सनालिटी एज होलनेस। वो पर्सनालिटी को एज अ होल परसीव करता है कि एक होल चीज है पर्सनालिटी, और साइकी इंक्लूड्स जिसके अंदर हमारे थॉट्स हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, बिहेवियर है, और उसके अंदर हमारा कॉन्शियस है और हमारा अनकॉन्शियस है। ठीक है, तो ये जो हमारी साइकी है, ठीक है, जो कि पर्सनैलिटी है हमारी, जिसको साइकी कह रहा है योंग, जिसके अंदर हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि हमारे पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आपके फीलिंग, थॉट्स एंड बिहेवियर। तो उसके वो अगर इंटीग्रेटेड होते हैं आपस में तो आपकी पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी होती है, और अगर उनकी आपस में इंटीग्रेशन नहीं होती तो पर्सनालिटी हमारी इंटीग्रेटेड नहीं होती। तो साइकी इंक्लूड्स थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर्स, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। उसके अलावा जो हमारा कॉन्शियस, हमारा शऊर और हमारा लाशऊर, वो भी जो है वो हमारा साइकी का पार्ट है। Throughout our lives, individuals strive to develop our own wholeness. हम सारी जिंदगी जो है वो स्ट्राइव करते हैं कि हम जो है एक होल पर्सनैलिटी डेवलप कर सकें, डिस्कनेक्टेड, डिस्टॉर्टेड व्यू ना हो पर्सनैलिटी का, एक डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी ना हो, एक होल पर्सनैलिटी हो जो कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं पर्सनैलिटी के, जैसे कि थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, वो सारे आपस में इंटीग्रेटेड हों। डेवलपमेंट ऑफ साइकी इन चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, मिडिल एज। और उसके बाद योंग ये कहता है कि हमारी जो साइकी है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो डेवलप होती है थ्रू आउट चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, मिडिल एज टिल ओल्ड एज। ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि बचपन में ही खत्म हो जाता है, बल्कि ये टिल ओल्ड एज हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप, आपकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो होती रहती है। और जितने ज्यादा आप सेल्फ अवेयर होते चले जाते हैं उतना ही हमारी वेल डेवलप्ड या वेल इंटीग्रेटेड या होल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू योंग देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियस लेवल, पर्सनल कॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियस। ठीक है, आपका जो पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर है, इसमें आपका जो शऊर है, आपका जो कॉन्शियस है, उसके 3 लेवल्स हैं। जो कॉन्शियस लेवल है ये सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का जो इंडिविजुअल कैन नो डायरेक्टली, जो हम अपने आप को जाने, वो छोटा सा पार्ट है जो हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को जानते हैं और हम अपने सेल्फ बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर हैं और हमें अपनी चीजों के बारे में पता है। तो ये जो कॉन्शियस लेवल है, जो कॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, ये सिर्फ हम अपना जान पाते हैं, जो कि बहुत छोटा सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आइसबर्ग है तो टिप ऑफ द आइसबर्ग इज जस्ट ओनली योर कॉन्शियस लेवल, और बाकी जो पूरा आइसबर्ग है वो हमारा अनकॉन्शियस है। तो इट कंटिन्यू
टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ, तो ये जो हमारा कॉन्शियस लेवल है ये कंटिन्यू ग्रो होता चला जाता है, डेवलप होता चला जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ये स्टक रहता है, बल्कि अल्टीमेट एम ऑफ थेरेपी होता ही है कि हम अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस करें। और जितना हम, जैसे कि अभी हमने शुरू की सेल्फ के एक्सप्लेनेशन में देखा भी था, तो जितना हमारा अनकॉन्शियस कॉन्शियस होता चला जाता है उतना ही जो है हमारा सेल्फ जो है वो क्लियर और होल और डेवलप होता चला जाता है। तो जो इट्स पर्पस इज टू नो वनसेल्फ एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल। कॉन्शियस लेवल का पर्पस ये होता है कि हम अपने आप को जान पाएं। एज इंडिविजुअल्स इंक्रीजेस देयर कॉन्शियसनेस, जैसे जैसे वो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं, दे टेंड टू डेवलप ग्रेटर इंडिविजुएशन। ये कॉन्सेप्ट है इंडिविजुएशन का। होता क्या है कि जब हम यंग एडल्ट होते हैं या जब हम छोटे होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, हमारे पेरेंट्स के, टीचर्स के। तो हम अपने आप को उस नज़र से देख रहे होते हैं, तो हमारी ट्रू सेल्फ डेवलप नहीं होती। तो होता ये है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें बहुत अच्छा परसीव कर रहे हैं तो हमारी जो व्यू होता है अपने बारे में वो पॉजिटिव होता है। और अगर हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमें इतना पॉजिटिवली परसीव नहीं कर रहे तो हम अपने आप को उनकी नज़र से ही देख रहे होते हैं। तो इस वजह से इस उम्र में जो है यंग एज में एंजाइटी के इशूज भी ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे हमारी सेल्फ जो है वो हमारी प्रीफरेंसेस, हमारी लाइक्स, हमारी डिसलाइक्स जो है डेवलप होती चली जाती हैं, क्लियर होती चली जाती है, तो हम टूवर्ड्स इंडिविजुएशन की तरफ जाते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे हम इंडिविजुएशन की तरफ जाते हैं उतना ही हम सेल्फ अवेयर होते चले जाते हैं। तो इंडिविजुएशन जो प्रोसेस है, जो कि सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस है, जिसको योंग ने इंडिविजुएशन कहा, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द कॉन्शियस प्रोसेस इज द ईगो। अब इस कॉन्शियस प्रोसेस को जो पूरा एग्जीक्यूट कर रहा है वो ईगो है, जो कि अच्छा कॉन्शियस, आपको पता है ना कि पूरा का पूरा जो हमारे अंदर साइकी है वो हमारी अनकॉन्शियस है, ठीक है। उसका एक छोटा सा पार्ट हमारा जो कि हम अपने बारे में जानते हैं जितना, उसको हम कॉन्शियस कहते हैं। अब इस अनकॉन्शियस का जो सेंटर है वो ईगो है, जो इसको पूरा कंट्रोल कर रहा होता है। ईगो, द ओनली नोन एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ इज ईगो। जो कॉन्शियस पार्ट ऑफ द सेल्फ है ना, क्योंकि देखो सेल्फ में तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो ईगो जो है वो कॉन्शियस पार्ट ऑफ द सेल्फ है। द कॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी इज ईगो, ठीक है। तो ये पूरी पर्सनैलिटी नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ हमारी वर्किंग, जैसे ईगो फंक्शंस हैं कि हम जो भी ईगो के फंक्शंस हैं वो अच्छी तरीके से अगर हम कर रहे हैं, चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, हमारे थॉट प्रोसेस हैं, तो ये सारे ईगो के फंक्शंस हैं जो कि हम जो है कॉन्शियस लेवल पे जितना हम कर रहे होते हैं, तो वो हमारा ईगो है, जो कॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। इट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ऑब्वियसली के जाहिर सी बात है, जो कॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है हमारा, तो वो हमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है पर्सनैलिटी का, ठीक है, पहला तो कॉन्शियस लेवल था, दूसरा इज पर्सनल कॉन्शियस। अब ये देखते हैं कि पर्सनल कॉन्शियस क्या है। पर्सनल कॉन्शियस के अंदर वो एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, परसेप्शंस हैं। परसेप्शंस यानी कि हम किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, दैट आर नॉट एडमिटेड बाय द ईगो, क्योंकि ईगो ने जो कि एडमिट नहीं किए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा कॉन्शियस को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमें हमारा ईगो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ईगो के अंदर बहुत सारी चीजें जो एंजाइटी प्रोवोकिंग हैं, अगर फॉर एग्जांपल, तो वो ईगो नहीं एडमिट कर रहा, तो वो चीजें, वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारे थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शन जो ईगो एडमिट नहीं कर रहा, वो सारे के सारे कहाँ स्टोर हो रहे हैं, वो कहाँ जाए, तो वो सारे के सारे हमारे पर्सनल कॉन्शियस के अंदर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर खाली एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स नहीं है, बल्कि हमारे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, अनरिजॉल्व मोरल कंसर्न भी हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। क्योंकि देखो ना, बहुत सारी चीजें ईगो सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है, मसले रिजॉल्व नहीं हो रहे पर्सनैलिटी के, तो वो सारे कहाँ डाल देता है, उसको डंप कर देता है वो पर्सनल कॉन्शियस के अंदर। अब इसके अंदर सारी इमोशनली चार्ज चीज थॉट्स हैं, जैसे कि हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पर्सनल कॉन्शियस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पर्सनल कॉन्शियस हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये किसी भी दो लोगों के दरमियान भी हो सकते हैं, मतलब
मदर डॉटर के दरमियान भी हो सकते हैं, स्पाउस के दरमियान भी हो सकते हैं, दो फ्रेंड्स के दरमियान भी हो सकते हैं। अभी जो अनरिजॉल्व मोरल कंसर्न्स है तो ये भी कोई भी सोशली किसी भी दो इंटरेक्शंस के दरमियान ऐसी चीजें हो सकती हैं, या फिर इमोशनली चार्ज थॉट्स हैं जिनको कभी एक्नॉलेज भी नहीं किया गया, ईगो ने कभी उसको, क्योंकि वो चीज एंजाइटी प्रोवोकिंग थी तो ईगो ने उसको एडमिट ही नहीं किया, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी पर्सनल अनकॉन्शियस में चली गई। ठीक है, और क्योंकि ईगो ने उनको रिप्रेस कर दिया तो फिर इनको एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता। इनको एक्सेस करने फिर थेरेपी के प्रोसेस में जब हम जाते हैं तो फिर हम इन चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है पर्सनालिटी का वो है दैट इज कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब इसके अंदर क्या होता है, the term collective unconscious denotes material that are common to all human beings, significant to them। अब इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि कॉमन है ऑल ह्यूमन बींग्स में, वो सारी चीजें। ठीक है, हमारी टेंडेंसीज हैं, हमारी प्रीडिस्पोजिशंस हैं। ठीक है, प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सर्टेन थॉट्स एंड आइडियाज दैट इज इनहेरिटेड। जैसे मैंने बताया था कि जो भी 7 जनरेशन है उनमें से जो भी चीजें हम ले रहे हैं, हमारी प्रीडिस्पोजिशन हमारे पोटेंशियल्स हैं जो हम इनहेरिट कर रहे हैं, स्किल्स हैं, तो वो सारी चीजें आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस का पार्ट हैं। इमेजेस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं that make up the collective unconscious are dependent of consciousness। अब ये सारी चीजें कॉन्शियस से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये अलग काम कर रही हैं जो कि कॉन्शियस से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं। मतलब कॉन्शियस इनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। Contents of the collective unconscious are instincts and archetypes। अब instincts हम पहले भी देख चुके हैं कि वो सारी चीजें जो कि हमें एक्ट करवाती हैं, an impulse to act, कि जिनकी वजह से हम कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने देखा था कि न्यूट्रिशन है, हमारी एक्टिविटी की इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट टू प्ले, या जो भी चीजें हमने, तो वो सारी हमारी, वो कोई भी इम्पल्स जो हमें कोई भी एक्ट करवाए, कोई एक्टिविटी करवाए, तो वो इंस्टिंक्ट्स है हमारी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है आर्कीटाइप्स। आर्कीटाइप्स आर द वेज ऑफ परसीविंग एंड स्ट्रक्चरिंग एक्सपीरियंसेस। हम चीजों को किस तरह से परसीव करते हैं, इसको हम आर्कीटाइप कहते हैं कि ठीक है, तो कोई भी फिनोमेना है, कोई भी उसको हम कैसे परसीव कर रहे हैं, तो वेज ऑफ परसीविंग is known as archetypes। ठीक है, तो हमारा जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, तो ये जो इंस्टिंक्ट है ये भी हमारा अनकॉन्शियस का पार्ट है, कॉन्शियस का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ना कि कॉन्शियस का पार्ट तो बहुत छोटा सा था, वो सिर्फ उतना था जो हम डायरेक्टली जानते हैं अपने बारे में। लेकिन जैसे अभी हमने पर्सनल कॉन्शियस की बात की, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये वो पार्ट है जो हम डायरेक्टली नहीं जानते अपने बारे में। ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है कॉन्शियसनेस के, और ये ऑपरेट हो रहे हैं, और जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जैसे कि मैंने बात की थी कि जो आपकी साइकी की डेवलपमेंट है, आपकी जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है, जो डिस्कवरी ऑफ सेल्फ है, ये हमें ले जाती है टुवर्ड्स द इंडिविजुएशन। ठीक है, तो ये इंडिविजुएशन क्या होती है? being able to differentiate one's intellectual processes from one's। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह मैंने सेल्फ के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस को कोलेट किया, इस तरह इंडिविजुएशन को किस किस तरह से हम डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं कि इसके अंदर मुझे जो जो चीजें मिली वो मैंने उनको जो है कोलेट करने की कोशिश की। तो इंडिविजुएशन को हम सबसे पहले इस तरह से देखते हैं कि बीइंग इंडिविजुएशन इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग एबल टू डिफरेंशिएट वंस इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस फ्रॉम वंस फीलिंग प्रोसेसेस। यानी कि जब हम अपना इंटेलेक्चुअल, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है टाइम्स कि कोई ऐसी इशू होता है एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से हम हर्ट होते हैं। ठीक है, जब हम हर्ट होते हैं ऑब्वियसली तो वहां पे हमारा इंटेलेक्ट भी काम करता है, हमारा फीलिंग भी काम करता है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग काम करते रहें, और ठीक है, यानी कि यानी कि हम हर्ट हुए हैं, हम इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम हर्ट हुए हैं, लेकिन उससे हमारा इंटेलेक्ट जो है वो प्रॉब्लम में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, और हम बिल्कुल ही जो है वो गॉन केस हो गए और कुछ भी परफॉर्म करते रहे।
ठीक है, इंडिविजुएशन में ऐसा नहीं होगा। अगर हम हर्ट भी हुए होंगे तो भी हम अपने इंटेलेक्ट को अपनी फीलिंग से डिफरेंट रखेंगे। ठीक है, अपने अपनी फीलिंग्स को इंटेलेक्ट के ऊपर जो है वो मतलब हावी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये इंडिविजुएशन होगी कि ऐसा नहीं हुआ कि हमें हमें फील नहीं हो रहा या हम हर्ट नहीं हो रहे, लेकिन हमने इंटेलेक्ट को अपने उससे ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि हमें एकदम से क्योंकि हम हर्ट हुए तो हम कुछ भी कर दें, क्योंकि हम इस वक्त एग्जॉस्ट हैं, हम ब्रेकअप हुआ है, तो हम ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब हम इंडिविजुएशन की तरफ जाते हैं तो हमारे अंदर ये चीज डेवलप होती है कि हम अपने इंटेलेक्ट को जो है, ऑल्दो हमारी फीलिंग्स हर्ट भी हुई हैं, लेकिन हम अपने इंटेलेक्ट को उससे डिफरेंशिएट ही रखते हैं, तो सो दैट वी कैन जो है थिंक बेटर, और हम अपने डिसीजंस को फिर हमारे डिसीजंस जो है वो हमारी हर्ट फीलिंग की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते। ठीक है, उसके अलावा जो है इट इज सिग्निफिकेंट टू अवेयर ऑफ एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फीलिंग्स एंड थॉट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात के ये अवेयर हों, इस बात को जानें कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी कि अगर हम हर्ट भी हैं, लेकिन अगर हम अपने इंटेलेक्ट को और फीलिंग्स को डिस्टिंग्विश करेंगे तो वो चीज हमारे लिए फायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी, बजाय इसके कि हम दोनों को मिक्स कर दें। When thoughts and feelings are not distinguished, जब हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होते और एक फ्यूजन हो जाती है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, तो फिर एक सूडो सेल्फ डेवलप होती है जो कि आपकी रियल सेल्फ नहीं होती। ठीक है, जब हम उनको अलग अलग नहीं कर पा रहे तो एक हमारी सूडो सेल्फ डेवलप हो गई है कि हम अपने इंटेलेक्ट को और फीलिंग्स को जो है वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हैं। A highly differentiated person is well aware of his her opinion and his sense of self। जो जितना डिफरेंट इंडिविजुएट होता चला जाता है तो वो उतना ही ज्यादा सेल्फ अवेयर होता है अपनी एक एक इंटेलेक्ट का भी, अपनी फीलिंग का भी, उसको अपने वो उतना अपने हर चीज के बारे में वो उसको उसका सेंस होता है, सेंस ऑफ सेल्फ उसका बहुत क्लियर होता है कि जो अपने इंटेलेक्ट को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को डिफरेंशिएट कर पा रहा होता है। और जो जितना अच्छा ये प्रैक्टिस करता चला जाता है, अपने आप को डेवलप करता चला जाता है, वो ही उतना ज्यादा इंडिविजुएट होता चला जाता है, तो फिर उससे हर चीज से ट्रिगर नहीं होता। फिर जैसे नॉर्मल इंसान जो इतना इंडिविजुएटेड नहीं होता, तो फिर हम जब हमारी सूडो सेल्फ होती है जो कि फ्यूज्ड होती है, जिसके अंदर फीलिंग्स और थॉट्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होते, सही है, तो उससे उससे क्या होता है कि हम जल्दी से ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे होते, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे होते, इंटेलेक्ट को अपने अलग ही नहीं रख पा रहे होते अपनी फीलिंग से, तो हम हर दफा ट्रिगर हो जाते हैं। तो जैसे जैसे जब हम इस चीज को लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं, इंडिविजुएट होना शुरू होते हैं, ठीक है, और हम इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं कि हमें हर सिचुएशन में अपने इंटेलेक्ट को और फीलिंग को जो है वो डिफरेंशिएट करना सीखना है और उसको आइडेंटिफाई भी करना है, तो फिर इससे ये होता है कि फिर हम ट्रिगर नहीं होते। जब हम, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो डेवलप होता चला जाएगा, हमें पता होगा कि हमारे क्या ट्रिगर्स हैं, हमें किस तरह कोप करना है, तो ऑब्वियसली फिर हम ट्रिगर ही नहीं हुआ करेंगे, हमें उन्हें कोप करना आ जाएगा। जितना ज्यादा हम इंडिविजुएट होते चले जाएंगे, हम अपने सेल्फ को डिस्कवर करते चले जाएंगे, उतना ही हमारी कोपिंग्स बेहतर हो जाएंगी, हमारे ट्रिगर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के अंदर 3 कॉन्सेप्ट हैं जो यूंग ने दिए हैं कि प्रोग्रेशन, रिग्रेशन और सिंक्रोनिसिटी। ठीक है, तो जब ये जो हमारी साइकिक एनर्जी है जिसको हम लिबिडो कहते हैं, और फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ एनर्जी फेवरिंग पर्सनल ग्रोथ, जब हमारी जो ये एनर्जी है ये फॉरवर्ड मूव कर रही होती है, हमें मतलब जब हम पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम कर रहे होते हैं, इस तरह के टास्क कर रहे होते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो सेल्फ है वो डेवलप हो रही होती है। ठीक है, ये दिस द प्रोसेस नोन एज प्रोग्रेशन। और जब हम अपनी एनर्जी हमारी कहीं ड्रेन हो रही होती है, बैकवर्ड मूव हो रही है, सही है, तो वो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही है ना, हम उसको कंस्ट्रक्टिव पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट में नहीं लगा रहे, वो कहीं ना कहीं ड्रेन आउट हो रही है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है एनर्जी की, एनर्जी ड्रेन हो रही है, खत्म हो रही है, जो रिजर्वायर्स हैं वो नीचे होते चले जा रहे हैं, टू अब ड्रेन हो रही है टू अर्लियर मेमोरीज पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट, तो हम रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्रेशन के बजाय हम रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। जब हम अपनी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, हम नहीं फाइंड आउट करते कि हमारे क्या ट्रिगर्स हैं, हमें किस तरह उन्हें कोप करना है,
ठीक है, और हम वही स्टक होते चले, हम हमेशा उसी अपने पुरानी जो अर्लियर मेमोरीज हैं, जो हमारे बिलीव हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, उन पे ही स्टक रहते हैं, तो फिर हम आगे प्रोग्रेस नहीं करते। ठीक है, और हम उसमें जब हम स्टक रहते हैं उस विशियस साइकिल में, तो हम हमारी एनर्जी भी जो है वो ड्रेन हो रही होती है, हमारे रिजर्वायर्स फुलफिल ही नहीं होते, तो हम फिर रिग्रेश मतलब हम कोप ही नहीं कर, हम आगे की तरफ तो जाते ही नहीं है, फॉरवर्ड की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाते, बल्कि हम रिग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस दैट लिबरेट्स नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, रिग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है कि हम जो अपने निगलेक्टेड एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के, उसको लिबरेट करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, जो हमारे अनएक्नॉलेज पार्ट्स हैं पर्सनैलिटी के, वो कॉन्फ्लिक्ट्स जिनको कभी हमने एक्नॉलेज ही नहीं किया, निगलेक्टेड हैं, अगर हम उनको अभी भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी जो सेल्फ है वो ट्रू सेल्फ नहीं है, सूडो सेल्फ है। हम पूरा अपनी पर्सनैलिटी को नहीं होते, तो ये निगलेक्टेड पार्ट्स को हम अब तक जो है वो एक्नॉलेज कर चुके होते। ठीक है, तो इसको जब हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है और जो हम वहीं पे स्टक हैं अपने नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट्स पे, और अभी तक हमने उनको एक्नॉलेज भी नहीं किया है, अर्लियर मेमोरीज के ऊपर ही हम स्टक हैं, तो फिर हम किस पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमारी जो मूवमेंट है वो बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं द प्रोसेस नोन एज रिग्रेशन। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है योंग का सेल्फ से रिलेटेड, दैट इज सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी इज अ प्रोसेस, it's a relationship between events that is based on meaningful coincidences. योंग का ये ख्याल है कि हमारे जो भी हमारी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, अगर हम गौर करें तो उन कोई ना कोई कोई भी जो भी इंसिडेंट्स या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई रीजंस हैं, और दे आर मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त है कि जब हम इंट्यूटिवली इनके ऊपर फोकस करें। ठीक है, अगर हम चीजों को इंट्यूटिवली देखते हैं तो कोई भी हर इवेंट जो है वो हमारी लाइफ का मीनिंगफुल कोइंसिडेंस होता है, अकॉर्डिंग टू योंग। अगर हम इंट्यूटिवली चीजों को देखें तो कोई भी चीज बगैर वजह के नहीं हो रही होती। ठीक है, और मतलब हर चीज को हम कॉज एंड इफेक्ट में नहीं देखते। जैसे हम होता है ना कि जब कोई भी डिसऑर्डर होता है तो हम इस तरह देख रहे होते हैं इसकी टियोलॉजी में उसकी क्या कॉजेज हैं, उसके क्या प्रीडिस्पोजिंग और फैक्टर्स हैं। तो सिंक्रोनिसिटी ये नहीं है, सिंक्रोनिसिटी ये है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो, और हम अपनी किसी भी लाइफ टाइम में किसी लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ, नए लोगों के साथ, तो ये इट्स ऑल मीनिंगफुल रिलेशनशिप, और हर इसकी कोई ना कोई रीजन होती है। अगर हम इसको इंट्यूटिवली देखें तो ये ऐसे ही बिला वजह नहीं होते, बल्कि ये मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस होते हैं अगर हम इनके ऊपर फोकस करें। अदरवाइज जो है इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो लेकिन अगर हम चीजों को इंट्यूटिवली देखने के आदि होते हैं तो हमें लगेगा कि हर एनकाउंटर जो है वो एक मीनिंगफुल कोइंसिडेंस है। ठीक है, ये सिंक्रोनिसिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि योंग ने दिया। उसके अलावा जैसे हमने होलनेस की बात की थी ना, होलनेस ऑफ साइकी की। ठीक है, तो एक टर्म यूज होती है मंडाला, जो किसके लिए होती है कि जो ये सिंबल है जो कि एक्सप्रेस करता है होलनेस को, कंप्लीटनेस को। ठीक है, उसको हम मंडाला कहते हैं, मैजिक सर्कल, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी होल साइकी को। ठीक है, और जब हर चीज इंटीग्रेशन में होती है, जैसे ऑल कंपोनेंट्स ऑफ साइकी आर इंटीग्रेटेड, तो फिर हम उसको मंडाला कहते हैं कि जब आपकी पर्सनैलिटी होल होती है, कंप्लीट होती है, परफेक्ट होती है। तो ये टर्म है जो कि यूज होती है, या सिंबल है जिसके अंदर सर्कल होता है, और ये यूज जिसको हम जो है संस्कृत यानी कि उसमें में इसको मैजिक सर्कल कहा जाता है संस्कृत में। अच्छा, उसके बाद अगर हम डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी देखें तो हमारे, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक डेवलप होती चली जाती है, डेवलप होती रहती है। ऐसा नहीं होता कि वो जो है वो एडोलसेंट के बाद हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए, बल्कि टिल ओल्डर एडल्ट हम हमारी पर्सनैलिटी जो है वो हम डेवलप कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू यूंग। ठीक है, तो चाइल्डहुड के अंदर क्या होता है
कि जो चाइल्डहुड के अंदर ऑब्वियसली जो हमारी साइकिक एनर्जी है, जो लिबिडो है, वो बच्चों के अंदर इंस्टिंक्चुअल होती है, और ज्यादातर पेरेंट्स जो है वो आपकी एनर्जी को डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। मोस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्डहुड आर ड्यू टू प्रॉब्लम्स एट होम। और अक्सर बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर उनके घर में प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसकी वजह से ही उन बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड childhood is the time to separate from parents and to develop a sense of personal identity। अब इन्फेंसी के बाद अगर हम चाइल्डहुड की तरफ आ रहे हैं, तो अब ये वो टाइम है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारी जो सेल्फ है, जो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ है, वो एक अलग है। हमारे पेरेंट्स का जो सेंस की जो पर्सनैलिटी है वो एक अलग है। वो एक, यानी कि मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो है वो अलग इंडिविजुअल हैं, और हम जो बच्चा है वो एक अलग इंडिविजुअल है। तो ये सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होता है कि वो अगर उसको अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा होता, तो फिर मतलब वो फिर ज्यादा प्रॉब्लम में रहता है कि वो उसी इन्फ्लुएंस में ही सांस लेता रहता है कि उनके हिसाब से ही अपने आप को देख रहा होता है, और वो अपने जो पर्सनल इंडिविजुअल सेंस है, उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसको जो है वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा होता। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट की सेल्फ है और जो बच्चे की सेल्फ है उसको सेपरेट किया जाए, और उनका जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, सेल्फ आइडेंटिटी है, वो उनके अंदर डेवलप किया जाए चाइल्डहुड के अंदर ही। एडोलेसेंस वो टाइम है जहाँ पे एडोलेसेंस बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, और जैसे कि उन्हें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, और ऑल्दो उनके अंदर उस वक्त बहुत सारी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उनके अंदर जो है वो भी हो रही होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा उनकी पर्सनल, उनकी सोशली वो किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, और ठीक है, वो सारी चीज़ें, कौन से स्कूल, कौन सा करियर है, क्या स्कूल है, ये सारी चीज़ें, ये डिसीजंस जो हैं ये। ठीक है, उसके अलावा जो उनके सेक्सुअल इंटरेस्ट हैं वो अराइज हो रहे हैं, अब उनको किस तरह से जो है डील करना है। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो एडोलेसेंस के हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि जो है ना, बच्चा तो टेंट्रम शो कर रहा है और वो तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा। अच्छा, अब एडोलेसेंस वो पीरियड है कि इसके अंदर जो है वो जो पेयर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा जो है वो एग्रेवेट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अपने पेयर्स के साथ रिलेट करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो पेयर्स कर रहे हैं वो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो स्मोक कर रहे हैं तो वो भी स्मोक करें, अदरवाइज जो है वो मामाज बॉय हैं या मामाज चाइल्ड है, या फिर अगर अगर पेयर में इस तरह का है कि हमें जो है वो रखने हैं अपने फ्रेंड्स अपोजिट सेक्स के, तो वो चीज है कि वो अगर नहीं है तो वो उनको एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी है। या इसी तरह से उनके जो कैरियर के जो इस तरह के स्टूडेंट भी अक्सर काउंसलिंग के लिए आते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको बहुत प्रेशर कर रहे होते हैं कि नहीं तुम्हें ये पढ़ना है, और वो नहीं पढ़ना चाह रहे होते, तो ये वाले कॉन्फ्लिक्ट्स उन्हें फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कोप करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका जो रियल उनके जो जो रियल सेल्फ है, ठीक है, वो उसको देखें कि वो एक्चुअली क्या चाह रहे हैं, और उनको पेरेंट्स की तरफ से ऑटोनॉमी दी जाए। पेरेंट्स बेशक उन्हें एजुकेट करें, लेकिन उनको ऑटोनॉमी दें कि वो अपने जो भी उनके डोमिनेंट फंक्शंस हैं वो उनको परफॉर्म कर सकें। अगर कोई इंट्रोवर्ट है या कोई एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन पेरेंटल प्रेशर इतना है कि वो उनको परफॉर्म ही नहीं करने दिया जा रहा, एक्सट्रोवर्ट उन्हें परफॉर्म ही नहीं, इतना ज्यादा पेरेंटल एक्सपेक्टेशन जो है इम्पोज है कि वो अपने डोमिनेंट फंक्शंस अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो जो है वो एडुकेटली जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही, और जो आपकी कोपिंग भी नहीं हो। अगर, क्योंकि देखिए ना, हर इंसान के कोई डोमिनेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर मैं उनको जब उनको यूज करूंगी उन फंक्शंस को, तो मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगी एज कम्पेयर टू अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर होगा कि मुझे वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला होगा कि मैं जिसमें अपने डोमिनेंट फंक्शंस को यूज कर सकूं, तो फिर मेरी कोपिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमारी यंग एडल्टहुड आ जाती है। इंडिविजुअल्स डिस्कवर देयर ओन पर्सनैलिटी। जैसे जैसे हम इंडिविजुएट होते चले जाते हैं, हमारी प्रीफरेंसेस, हमारी लाइक्स, हमारी डिसलाइक्स क्लियर होती चली जाती हैं। तो इस तरह से हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो सेंस ऑफ सेल्फ है, वो क्लियर होता चला जाता है। हमारा जो पर्सोना है वो, उसकी अंडरस्टैंडिंग
जो है वो हमारे सामने क्लियर होती चली जाती है, ठीक है। और जब हम अपने डोमिनेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं, डोमिनेंट फंक्शन से मुराद अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो इंट्रोवर्ट करे, उसको जबरदस्ती एक्सट्रोवर्ट ना कराया जाए, या कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उसके एक्सट्रोवर्ट को रोका नहीं जाए। कि किसी को शौक है कि मतलब उससे लोग चाहिए, वो लोगों में खुश होता है, वो लोगों में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अगर पेरेंट्स कहें कि नहीं तुम्हें नहीं ज्यादा, अगर कोई लड़की अगर उसको अचानक से कहा जाए कि नहीं आपने नहीं जाना और नहीं वो करना, अगर इस तरह से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो उसकी जो रियल सेल्फ है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसकी कोपिंग और उसके वो सारी चीजें जो है, वो जो पूरी एक होल पर्सनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं अचीव हो पाएगा। मिडिल एज को यंग सेकंड प्यूबर्टी कहता है, क्योंकि इसके अंदर मेजर शिफ्ट्स आते हैं आपके करियर में, आपके जो है बहुत सारे आपके कन्विक्शंस, आपके इमोशंस, आपके बहुत सारी चीजें, अक्सर जो है वो डाइवोर्स, आपके रिलीजियसली आपके बड़े चेंजेस आते हैं, आपके प्रोफेशन में बड़े चेंजेस आते हैं। तो ये वो टाइम होता है जिसको यंग जो है वो सेकंड प्यूबर्टी कहते हैं। मेजर जो है वो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे होते हैं और सेटलमेंट्स आ रहे होते हैं। और जो हमने इनिशियली बात की थी अपोजिंग फोर्सेस की, तो वो यहाँ पे जो है वो जो है वो उस तरफ जा रही होती है, बैलेंस की तरफ जा रही होती है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो हमने इनिशियली बात की थी। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट फंक्शन के मिडिल एज के अंदर जो है हम जो है वो ट्रांसेंडेंट फंक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ओल्ड एज है। ओल्ड एज इंडिविजुअल्स टेंड टू स्पेंड मोर टाइम इन देयर अनकॉन्शियस। अब जो सेंस ऑफ विस्ट, अगर हमने अपनी जो लाइफ है वो अच्छी तरह गुजारी है, मीनिंगफुल लाइफ गुजारी है, हमने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, तो फिर हमारे अंदर एक सेंस ऑफ विजडम है। तो वो ये रहा है कि हमें अब डेथ से डर नहीं लगा। लेकिन अगर हमने लाइफ ऐसी गुजारी है कि जो हम करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए हैं, तो फिर ओल्ड एज में आके भी हमारे अंदर एक खालीपन है, स्टेग्नेशन है, ठीक है। तो अगर हमारी जो जो लाइफ स्पैन है वो अच्छे तरीके से हर एज पे अगर हमने वो सारी चीजें की हैं जो करनी चाहिए, यंग एज में, एडोलेसेंस में, मिडिल एज में, तो फिर अब हमारे अंदर जो है विजडम रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस रहेगी। लेकिन अगर हमारी हर स्टेज के ऊपर अप्रोप्रिएट जो है अगर हमने डेवलपमेंट नहीं हुई है टिल ओल्ड एज, तो वो चीजें हम अचीव नहीं कर पाएंगे जिसको हम जो सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल या फिर एक होल पर्सनैलिटी की जो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो वो नहीं अचीव होगा। तो हर स्टेज के जो डेवलपमेंटल टास्क हैं वो इम्पोर्टेंट है कि वो जैसे एडोलेसेंट के जो डेवलपमेंटल टास्क हैं कि ऑटोनॉमी दी जाए, तो बच्चा जो है वो एक्सपीरियंसेस करे ऑटोनॉमी को, और जब वो अपने डिसीजंस लेगा तो फिर उसके अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सारी चीजें सीखेगा। मिडिल एज के अंदर बड़े चेंजेस आ रहे होते हैं, और अगर हम कंट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा। तो हम अपने से हम चाहेंगे कि वो चीज हम जो है जब हम ओल्ड एज की तरफ जाएंगे तो हम चाहेंगे कि वो चीज हम अपने जूनियर्स को जो है वो कंट्रीब्यूट करें, उन्हें वो चीज सिखा दें, तो वो चीज हमारे अंदर एक सेंस ऑफ विजडम, कंप्लीटनेस लेकर आएगा। और अगर हम वो चीजें नहीं कर पाएंगे तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो इंटीग्रेटेड या होल पर्सनैलिटी या ठीक है एक सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल हम नहीं होंगे, कि हम अपने हर एस्पेक्ट्स को नहीं जान पाए होंगे, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया होगा। अच्छा जी, तो ये कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं सेल्फ से रिलेटेड, जिसको मुझे लगा कि ये हमें एटलीस्ट इनकी डेफिनेशंस के क्या है। ये ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट्स हैं कुछ, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी टेंडेंसी है कि हमारी ये इननेट एक बेसिक टेंडेंसी है कि हम डेवलप कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टिव हेल्दी पोटेंशियल। हर इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो अपने कंस्ट्रक्टिव हेल्दी पोटेंशियल्स को डेवलप कर सके, ठीक है। और ये इट्स फंडामेंटल मोटिव अंडरलाइंग ऑल ह्यूमन बीइंग, ये हर इंसान के अंदर जो है वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल्स को अवेल कर सकता है, ठीक है। तो और हमें जितना ज्यादा हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं उतना ही हम सेल्फ अवेयर होते चले जाते हैं, इंडिविजुएशन की तरफ जाते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है एन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल सेंस ऑफ सेल्फ, बिलीफ अबाउट वन सेल्फ के सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है कि वो अपने आप
को उसका बिलीफ क्या है, कि वो अपने आप को कैसा परसीव कर रहा है, उसका अपने बारे में क्या सेंस है, कैसा है उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, इंटीग्रेटेड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेल्फ स्टीम